हेलो गाइस। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी है उसका जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, एस इलेक्ट्रॉन के लिए, पी इलेक्ट्रॉन के लिए, डी इलेक्ट्रॉन के लिए या एफ इलेक्ट्रॉन के लिए। मैंने एक डायग्राम के जरिए आपको बताया था। बस बाकी उसमें कुछ बुक्स में रूल दिए हैं, वो रूल ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप वो डायग्राम ध्यान में रखिएगा कि एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही रूल है, एन शेल में, n-1 में, n-2 में, और डी जो डी इलेक्ट्रॉन हो गए या एफ इलेक्ट्रॉन हो गए उसके लिए दोनों के लिए सेम रूल होगा। मतलब एस और पी के लिए एक रूल होगा और डी और एफ के लिए एक और अलग रूल होगा। अब यहाँ पे देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया था हमारा। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इस पीरियोडिसिटी में, दैट इज द एटॉमिक रेडियस। तो क्या होती है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर किया जाता है, कौन से फॉर्मूलेज है और कितने टाइप्स की एटॉमिक रेडियस होती है, तो ये आज ही के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर दिस तो आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड में एक फिक्स और वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। उसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में नंबर ऑफ और इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना कैसा हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कभी भी न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिट है उसमें कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड में वेल डिफाइंड ऑर्बिट, वेल डिफाइंड पाथ नहीं होती है, एक्चुअली वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है कि हम ऐसा नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में या इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, या फिर हम ऐसा भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। तो ये बातें, सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी जो है, हम कोई भी एटम की जो एटॉमिक रेडियस, जब एटम आइसोलेटेड स्टेट में होगा या फ्री स्टेट में होगा तब उसकी एटॉमिक रेडियस हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस बैठा है उस न्यूक्लियस के अराउंड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास होते हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। तो आप कैसे बताओगे कि लास्ट ऑर्बिट या लास्ट पाथ ये होगी, वहां से डिस्टेंस गिन लोगे या मेजर कर लोगे और एटॉमिक रेडियस बताओगे? नहीं बता सकते हम एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस को निकाला कैसे जाए या एटॉमिक रेडियस को कैसे डिटरमाइन किया जाए? तो एटम की जो रेडियस होती है वो सिर्फ बॉन्डेड सिचुएशन में ही क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। और एटॉमिक रेडियस जो है, आपने एनसीईआरटी अगर कभी पढ़ा होगा तो उसमें दिया है कि एक्सरे टेक्निक से निकाली जाती है एटॉमिक रेडियस, या फिर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है, उसके जरिए भी एटॉमिक रेडियस को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एटॉमिक रेडियस देखते हैं, कितने टाइप्स की एटॉमिक रेडियस है, उसे कैसे निकालते हैं, उसके मेजर करने के कौन कौन से फॉर्मूले, ये सारी बातें हम आज ही के लेक्चर में शुरू करने वाले। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि एटम डजंट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। वेल डिफाइंड बाउंड्री, एटम के अराउंड में एक पर्टिकुलर या वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। therefore the exact value of atomic radius cannot be calculated. Exact value of atomic radius cannot be calculated, but the atomic radius is taken as the effective size. आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, effective size ले सकते हो on the basis of distance of closest approach. Distance of closest approach. अब ये distance of closest approach होता क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। of one atom to another atom in which situation और which state, in bonded state. in bonded state मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि एटम अगर फ्री स्टेट में है तो आप उसके अराउंड में वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगी, तो आप उसकी एटॉमिक रेडियस डिफाइन या डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। जब एटम बॉन्डेड स्टेट में होगा किसी अदर एटम के साथ में या किसी और सेम एटम के साथ में बॉन्डेड सिचुएशन में होगा, तभी आप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बिहाफ पे आप एटम की रेडियस निकाल सकते हो इन बॉन्डेड स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मेरे पास में दो एटम है। कैसे? एक्चुअली जब दो एटम्स होते हैं, दो एटम फ्री स्टेट में होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करते हैं या दोनों के एक के नजदीक आना चाहते हैं। तो बिफोर जब वो एक के नजदीक आते हैं तो जो एटम्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में मौजूद है, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं जब होता है, तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर से सुनिएगा, जब दो एटम अनकंबाइंड स्टेट में होते हैं, दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता है, तब दो जो एटम्स है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है,
मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे एटम एक में को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, जैसे जैसे एटम एक में को अप्रोच करोगे तो उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो घटेगा, जिसे हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा तो एक पर्टिकुलर एक मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, उससे कम और उससे नजदीक वो एटम नहीं आ सकते, तो उसे बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, देखिए मेरे पास में हम ग्राफिकली बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी ले लिया है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में यहाँ पे दो एटम्स है, ये एटम ए है और एटम बी है, ठीक है, ये एटम ए है और ये एटम बी है। चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटम है, पहला जो एटम है वो किसका है, हाइड्रोजन का है, दूसरा भी एटम किसका रहेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे दो जो एटम यहाँ पे जो सिचुएटेड है, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, तो देखिए इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और जैसे जैसे एक में के नजदीक आने की कोशिश करेगी, देखिए यहाँ पे एक में को क्या कर रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं, जब एक में के नजदीक आएंगे तो इनके बीच में का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो घटेगा। दो एटम के जो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और जैसे जैसे इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी उनकी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो उसका जो कर्व आती है वो देखो कैसे आती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे स्ट्रेट रहेगा। अभी उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो एक में के नजदीक आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से डिक्रीज होगी और आगे इस तरीके से यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे इन दो एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए आप, दो एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो जो डिस्टेंस पे पहले क्या थे, दूर दूर एटम थे, अब एक में के नजदीक आ रहे हैं, तो जैसे जैसे एक में को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा, अगर हाइड्रोजन केस की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा दोनों के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, दैट इज द हाइड्रोजन की केस में अगर देखेंगे तो आता है दैट इज 0.74 एंगस्ट्रॉन। अब ये 0.74 एंगस्ट्रॉन इतना दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब इससे ज्यादा वो दो हाइड्रोजन एटम नजदीक नहीं आ सकते। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने लिया है, ये वाला जो कि इसे क्या बोला है हमने, मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एटम, जिसे क्या बोलोगे आप, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोले तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आ रहा है कि अब ये जो है रहेगा 0.74 एंगस्ट्रॉन, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगा, इससे ज्यादा नजदीक हाइड्रोजन अब नहीं आ सकते। समझ में आ रही है बात। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसे बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। इसे क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। मतलब देखिए ये दो एटम जिनके न्यूक्लियस नजदीक है, जो एटम एक में से अप्रोच किए उनके न्यूक्लियस नजदीक आए, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का जो गैप रहेगा, ये क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं उसे, बॉन्ड एनर्जी। और यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 436 किलो जूल पर मोल। 436 किलो जूल पर मोल। मतलब देखिए जब दो हाइड्रोजन के एटम एक में से अप्रोच करेंगे तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, 436 किलो जूल पर मोल इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। माइनस इंडिकेट दैट एनर्जी इज रिलीज। अगर मुझे वही बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड, देखिए यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन एक में से दूर थे, लेकिन जब 0.74 एंगस्ट्रॉम यूनिट इतने डिस्टेंस पे आ गए तो हाइड्रोजन से इस तरीके से क्या हो गया, जुड़ गया। हाइड्रोजन से इस तरीके से जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन से क्या फॉर्म किया, बॉन्ड फॉर्म किया। अभी हमें वो नहीं देखना है कि उसने कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म किया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किया, वंडरवॉल बॉन्ड फॉर्म, ये सारी बातें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक में के एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, जिसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यही होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद उनकी और नजदीक आना पॉसिबल नहीं। अगर अब वो और नजदीक आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्शन ओवरकम कर जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से यहाँ पे बढ़ जाएगी। इस बात समझ में आ रही है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, हमने बोला है दिस आर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे कहते हैं दैट इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ का अगर आपने हाफ कर दिया तो उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस। उसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस आपको समझ में आ गया कि हम कौन सी स्टेट में डिफाइन कर सकते हैं, ओनली इन बॉन्डेड स्टेट, ओनली इन बॉन्डेड सिचुएशन में ही एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया जाता है। और हमने क्या बोला है कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन दी टू न्यूक्लियाई। अब उससे ज्यादा वो नजदीक नहीं आते, ना ही आ सकते, उसी को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसे बोलोगे आप दैट इज बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दोगे तो क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, एटॉमिक रेडियस इज द हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, इट इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। या फिर क्या बोलोगे आप, it is the shortest internuclear distance, it is a half of shortest internuclear distance between the two nuclei which is called as the, क्या बोलोगे आप उसे, atomic radius, atomic radius। अब atomic radius के types देख लो, there are the 4 types of atomic radius। number 1 is a covalent radius, number 2 is a van der Waals radius, then metallic radius, और then क्या हो जाएगी, ionic radius हो जाएगी। तो ये जो covalent radius है, इसे also called that, इसे क्या कहते हैं, RC कहते हैं। अगर आगे आरसी लिखूंगा तो आपने समझ जाना है कि दिस आर द कोवेलेंट रेडियस। और वंडर वाल रेडियस को क्या लिखोगे, दैट इज द आर क्या लिखोगे यहाँ पे, वंडर वाल, आर क्या लिखोगे, वंडर वाल। उसके बाद में मेटालिक रेडियस कैसा लिखोगे, आर एम, दैट इज द मेटालिक रेडियस। और आर क्या लिखोगे, आई लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी, आयोनिक रेडियस हो जाएगी। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है कि सिर्फ एटॉमिक रेडियस हम बॉन्डेड सिचुएशन में ही डिफाइन कर सकते हैं, अनकंबाइंड स्टेट में हम एटम की रेडियस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एटम के अराउंड में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के अराउंड में वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, इस वजह से हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहली रेडियस डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स कोवेलेंट रेडियस, देन वैन डर वाल्स रेडियस, देन मेटालिक रेडियस, एंड लास्ट वन इज द आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, ये ग्राफ जो है ये आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जिस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी, अब यहाँ पे आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब उनके न्यूक्लियस नजदीक आ गए, अब उससे ज्यादा वो नजदीक नहीं आ सकते। अगर उससे ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो न्यूक्लियस एक में को क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप हम यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम कोवेलेंट रेडियस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। तो पहले यहाँ पे देखिए, मेरे पास में हमने बोला है कि हम बॉन्डेड सिचुएशन में ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास में 2 एटम्स है, मान लीजिए मेरे पास में 2 एटम्स है, पहला एटम्स है ए, थोड़ा बड़ा निकालेंगे यहाँ पे, देखिए पहला जो एटम्स है ए और दूसरा जो एटम्स है वो भी क्या है, ए है। तो अज्यूमिंग दैट कि 2 एटम एक में को क्या कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे सिंपली ये 2 एटम जो है ये एक में को क्या कर रहे हैं, बस टच कर रहे हैं। ये पहला एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। मान लीजिए ये एटम ए है और ये एटम दूसरा क्या रहेगा, बी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये पहले ए का न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है, ये दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, DAA। क्या रहेगा, DAA, मतलब बॉन्ड लेंथ रहेगी, क्या रहेगी, बॉन्ड लेंथ। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज आर कोवेलेंट। क्या आ जाएगी यहाँ पे, आर कोवेलेंट। समझ में आ गई बात कि 2 एटम्स है, अज्यूमिंग कि वो सिर्फ एक में को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे, क्योंकि जनरली क्या होता है जो सेम एटम्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग कम होती है। जनरली जो सेम एटम होते हैं उनमें ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाए, क्लोरीन क्लोरीन हो जाए, फ्लोरीन फ्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन ब्रोमीन हो जाए, या आयोडीन आयोडीन हो जाए। अगर 2 डिफरेंट एटम हो जाए तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ओवरलैपिंग बढ़ेगी, मतलब उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। वो दूसरी केस है। पहले ये समझ लीजिएगा आप कि ये जो डिस्टेंस रहेगा इनके बीच में का, इसे क्या बोलोगे आप, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। DAA इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ हो जाएगा उसे क्या बोलोगे आप, आर कोवेलेंट। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द आर कोवेलेंट। उसे क्या बोलोगे आप, आर कोवेलेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो RC है ये किसके बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोल दूंगा कि ये RA है, बोले तो रेडियस ऑफ A है, और दूसरा एटम भी क्या है यहाँ पे, RC है। क्या है, दैट इज A एटम है, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, दैट इज RA आ जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो RC है ये किसके बराबर आ जाएगी, RA के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, RA के बराबर आ जाएगी। अगर मान लीजिए 2 डिफरेंट एटम है, एक A है और दूसरा एटम क्या रहेगा, B रहेगा।
अगर एक एटम ए है तो इस तरीके से होगा ए, और दूसरा एटम क्या होगा, बी होगा, तो देखिए दूसरा एटम क्या होगा, इस तरीके से होगा। मतलब दोनों में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। देखिए ये कौन सा एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए, ये पहले एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे एटम का यहाँ पे न्यूक्लियस है। मेरे पास में ये ए एटम है और ये कौन सा एटम है, बी एटम है। अब इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, डी ए बी रहेगा। क्या रहेगा, डी ए बी रहेगा, और डी ए बी बटा 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कोवैलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर कोवैलेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये जो आर ए है, सॉरी ये आर बी इज द रेडियस ऑफ बी एंड आर ए इज द रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ ए, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि दैट इज डी ए बी, डी ए बी, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, आर ए और आर बी से क्या रहेगा, आर ए प्लस आर बी से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि हमने बोला है यहाँ पे कि ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, मुझे बताइए डी ए जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था वो किसके बराबर था, आर ए प्लस आर बी के बराबर। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, आर ए प्लस आर ए के बराबर है, आर ए प्लस आर ए के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आया वो क्या है, डी ए बी, डी ए बी, ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा, किससे, आर ए प्लस किससे रहेगा, आर बी से। बात समझ में आ गई कि ये डी ए बी, ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ये आर ए प्लस आर बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आया था ये किसके बराबर होगा, एग्जैक्ट आर ए और आर, मतलब जनरली आर ए के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दो डिफरेंट एटम हम यूज करते हैं तो वो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि वो उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है। अगर ओवरलैप, दो एटम देखिए, दो एटम अगर ओवरलैप हो जाए, दो एटम ओवरलैप हो जाए तो उनके बीच में का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा। एक्चुअल अगर एटम की रेडियस अगर होगी, जैसे कि हमने पहले एटम की रेडियस बताया आर ए, दूसरे एटम की रेडियस बताया आर बी, तो आर ए प्लस आर बी से ये जो डिस्टेंस होगा ये कैसा होगा, शॉर्टेस्ट होगा। क्यों शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि वो एटम क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसी केस में, ऐसी सिचुएशन में स्टीवेंसन एंड पॉलिंग ने एक फॉर्मूला दिया कि हम एटॉमिक रेडियस को कैसे निकालेंगे। देखिए ये सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, लेकिन इस सिचुएशन में हम एटॉमिक रेडियस को निकालते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है दैट इज पोटरफील्ड फॉर्मूला, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है स्टीवेंसन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, पॉलिंग एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला। तो उसमें का जो मॉडर्न फॉर्मूला है वो पोटरफील्ड फॉर्मूला है। मॉडर्न जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, पोटरफील्ड फॉर्मूला है। और आज के दौर में हम पोटरफील्ड फॉर्मूला के बिहाफ पे ही क्या निकालते हैं, एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। आज के जो मॉडर्न टाइम में हम पोटरफील्ड फॉर्मूला ही यूज करते हैं। आपको एटॉमिक रेडियस निकालने की जरूरत नहीं होती है। आपको एटॉमिक रेडियस मतलब जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आप सॉलिड स्टेट में एटॉमिक रेडियस के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपको ऑलरेडी दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले की बिहाफ पे हम एटॉमिक रेडियस को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है दैट इज स्टीवेंसन। देखिए स्टीवेंसन फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, स्टीवेंसन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के बिहाफ पे भी आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर ए ए अपॉन 2 प्लस आर बी बी अपॉन 2 प्लस नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्या रहेगा, माइनस। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, पॉइंट 0.09। और ये बात ध्यान में रखना कि ये 0.09 जो दिया है ये किस में दिया है, एंगस्ट्रॉन में दिया है। अगर पिकोमीटर में दे दिया जाए तो सिर्फ क्या दिया जाएगा, 9 दिया जाएगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10 टू द पावर -2 पिकोमीटर होता है। इनटू दी काय ए माइनस काय बी, मतलब इसका देख लीजिए, काय ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड काय बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। काय ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड काय बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मतलब अब देखिए कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करने जा रही है। फिर से सुनिएगा कि यहाँ पे काय ए क्या है, दैट इज द काय ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड काय बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, उतनी जो एटॉमिक रेडियस उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब समझिएगा, अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ा, तो आर ए बी रेडियस उतनी क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चलेगी। दूसरे वे से सुनिएगा कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम अगर बढ़ा, ये दो एटम्स है मेरे पास में, पहला एटम ए है, दूसरा एटम बी है। अगर ये दोनों में एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप अगर बढ़ता है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी।
ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा तो उसकी कोवेलेंट रेडियस भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अब यहाँ पे डिपेंड करने जा रहा है। और ये जो RAA/2 क्या है, ये तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, RAA दिस आर द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी, these are internuclear distance between the AA and these are the RB is the internuclear distance between the BB। तो इसकी आपने इसकी बॉन्ड लेंथ ए दो, जैसे कि ये एटम्स है, यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ का हाफ बोले तो ये पहले एटम की ए एटम की रेडियस, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप साफ साफ तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे RAA/2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, RA, मतलब RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RAA/2, या फिर RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RBB/ क्या लोगे, 2 लोगे। तो आप यहाँ पे ये जो स्टीवेंसन फॉर्मूला है इसकी जगह पे आप RA भी ले सकते हो, क्योंकि RA तो आपको पता है कि RA क्या रह जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ A, और RB क्या हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ B, रेडियस ऑफ B। तो ये फॉर्मूले का यूज करके आप एटॉमिक रेडियस को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला जो कि मॉडर्न फॉर्मूला जो कि हम अभी भी यूज करते हैं, दैट फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज द पोर्टरफील्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलोगे आप यहाँ पे, दैट इज द पोर्टरफील्ड फॉर्मूला। पहला, दोनों भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है स्टीवेंसन फॉर्मूला, पॉलिंग एंड स्टीवेंसन ने दिया था, जिसे स्टीवेंसन फॉर्मूला या पॉलिंग स्टीवेंसन फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है दैट इज द पोर्टरफील्ड फॉर्मूला। पोर्टरफील्ड फॉर्मूला में बस थोड़ा सा फर्क है, देख लीजिएगा यहाँ पे RAB इज इक्वल टू RA। देखिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, डायरेक्ट RA ले रहा हूँ। RA प्लस क्या लोगे आप यहाँ पे RB, माइनस क्या लेना है आपको, यहाँ पे 7 लेना है। यहाँ पे क्या लिया आपने 0.09 लिया, यहाँ पे क्या लेना है, दैट इज 7 लेना है, इंटू Ka माइनस Ka होल स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा इसे बोला जाता है दैट इज द पोर्टरफील्ड फॉर्मूला। और मैंने अभी आपको बोला है कि ये जो Ka रहेगा, दिस आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड Ka इज इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। दो सिमिलर एटम है तो उनकी एटॉमिक रेडियस सिंपली हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करके निकाल सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट एटम हो जाए तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दो डिफरेंट एटम में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, और ओवरलैपिंग ज्यादा कब होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगा, उतनी जो उनकी कोवेलेंट रेडियस है वो क्या होने वाली है, घटने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कोवेलेंट रेडियस, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीधे एनसीईआरटी से उठाया है। एनसीईआरटी में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें देखिए कि वेरिएशंस कैसा होते हैं, कैसी एटॉमिक रेडियस वेरी करती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कोवेलेंट रेडियस है, कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस है, और कोवेलेंट रेडियस अगर घटेगी तो एटॉमिक साइज भी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि साइज किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस जितनी छोटी होगी उतनी एटम क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस देखिएगा आप, कोवेलेंट रेडियस, लिथियम देखो, लिथियम बड़ा है, लिथियम से छोटा कौन रहेगा, बेरिलियम। हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन सा पीरियड, दैट इज द सेकंड पीरियड। हम पीरियड में जा रहे हैं यहाँ पे। सेकंड पीरियड आपको पता है, सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दिस आर द सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लिथियम बड़ा होगा, लिथियम से छोटा बेरिलियम होगा, बेरिलियम से छोटा बोरॉन होगा, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। मतलब इस पीरियड में सबसे छोटा कौन होगा, फ्लोरीन होगा। मतलब समझिएगा कि यहाँ पे लिथियम क्या होगा, बड़ा होगा, लिथियम से छोटा कौन होगा, बेरिलियम से छोटा होगा बोरॉन से छोटा होगा कार्बन से छोटा होगा नाइट्रोजन से छोटा कौन होगा, बोलिए एटॉमिक साइज में नाइट्रोजन से छोटा होगा ऑक्सीजन से छोटा कौन होगा, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन से छोटा कौन होगा, फ्लोरीन होगा। और नियॉन, यहाँ पे नियॉन की कोवेलेंट रेडियस नहीं कंसिडर करते, एक्चुअली वंडरवॉल रेडियस कंसिडर की जाती है। अगर आपको एटॉमिक साइज अगर पूछ ली तो जो नियॉन होता है वो लिथियम से बड़ा होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने कौन सी रेडियस कंसिडर की है, यहाँ पे इधर ये जो है हमने यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस कंसिडर की है सारी इधर, लेकिन यहाँ पे हम वंडरवॉल रेडियस क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। हम देखने वाले हैं वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखिएगा आप, अगर साइज की बात हो रही है, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, दिस आर द साइज, क्या है साइज। तो नियॉन लिथियम से भी बड़ा होता है, नियॉन क्या होता है, लिथियम से, क्योंकि इसमें वंडरवॉल रेडियस कंसिडर की जाती है, और बाकी इसमें कौन सी रेडियस कंसिडर की जाती है, कोवेलेंट रेडियस कंसिडर की जाती है।
दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिए, दैट इज द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो पहले तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल में फर्स्ट देखिए आप, पहले तो रैपिडली क्या होती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। देखिए यहाँ पे 152 है, यहाँ पे 186 है, यहाँ पे क्या है 231। पहले तो रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन बाद में रैपिडली नहीं बढ़ती है, पहले एकदम से बढ़ जाती है, बाद में धीरे 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 बढ़ती है। समझ में आ रही है बात? तो आपको कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कहां पे इंक्रीज इन गैप कम है, मतलब एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए पहले लगातार बढ़ रही है, बाद में धीरे धीरे बढ़ रही है, बाद में धीरे धीरे। तो आपको कई बार पूछ लिया जा सकता है कि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताइए इंक्रीज इन जो एटॉमिक रेडियस का जो इंक्रीज है कहां पे कम है। तो देखिए आप, इंक्रीज जो रहेगा वो पोटेशियम और रुबिडियम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 231 है, यहाँ पे कितनी है, दैट इज 244 है। ये किसमें दी है? पिकोमीटर में दी है। किसमें दी है? पिकोमीटर। देखो यहाँ पे इंक्रीज इन कितना रहेगा, ओनली 13 पिकोमीटर का, बाकी इसमें 13 पिकोमीटर से ज्यादा रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा गैप कहां पर रहेगा, 152 और ये 186 में, 152 और 186 में। सोडियम के बाद में पोटेशियम में रहेगा, लेकिन पोटेशियम से रुबिडियम सिर्फ 13 पिकोमीटर का ही गैप रहेगा। मतलब इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन होता है, पहले तो बढ़ रही है, बाद में धीरे धीरे बढ़ रही है। फ्लोरीन से बड़ा कौन होता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन से बड़ा कौन होता है? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन से बड़ा कौन होता है? आयोडीन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि फ्लोरीन सबसे छोटा होता है और आयोडीन उस कॉलम में जो हैलोजन फैमिली है 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन होता है, दैट इज द आयोडीन होता है। तो इस तरीके से क्या आता है, वेरिएशंस आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ्स है, वो हम देखने वाले हैं। तो आपको दैट इज यहाँ पे देखिएगा कि आपको कोवैलेंट रेडियस समझ में आ गई होगी कि कोवैलेंट रेडियस होती क्या है। दिस आर द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना आपने कि तभी आप उसे क्या बोलोगे, आर कोवैलेंट या कोवैलेंट रेडियस। इसके निकालने के लिए दो फॉर्मूले यूज करते हैं, एक है स्टीवेंसन फॉर्मूला और एक फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज द पोटरफील्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पोटरफील्ड फॉर्मूला। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान में रखना है, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठा है और एनसीईआरटी आपको अच्छे से ढंग से पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के कौन से लाइन से कहां से क्वेश्चन आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी नेक्स्ट हम वंडरवॉल रेडियस डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने कोवैलेंट रेडियस देखा है, क्या होता है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट रेडियस। और कोवैलेंट रेडियस में हमने अगर सेम एटम में हो तो भी देखा है, अगर डिफरेंट एटम में हो तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। और उसको निकालने के लिए हमने दो फॉर्मूले देखा है, एक है पोटरफील्ड फार्मूला और एक है स्टीवेंसन फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए वंडरवॉल रेडियस होती क्या है। सबसे पहले देखिए मेरे पास में ये दो एटम्स हैं, जस्ट एक में को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जस्ट एक में को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये एटम ए है और ये भी एटम क्या है, ए है। इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये वाला, आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है साफ साफ। ये वाला जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच का, इसे क्या बोलोगे आप, डी ए। क्या बोलोगे, डी ए अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कोवैलेंट। ये क्या हो जाएगा, आर कोवैलेंट हो जाएगा। ये कोवैलेंट रेडियस है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो एटम्स है ये दिख रहा है आपको, ये मॉलिक्यूल का है और दूसरा जो एटम्स है, ये जो दूसरा एटम्स है ये वाला, ये B2 मॉलिक्यूल का है। देखिए मेरे पास में दो मॉलिक्यूल है, एक A2 मॉलिक्यूल है, एक B2 मॉलिक्यूल है। तो ए के बीच में जो डिस्टेंस है उसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलोगे और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आप बोलोगे दैट इज द आर कोवैलेंट। लेकिन अब मेरे पास में देखिए, अब यहाँ पे BB लिया है, मतलब ये जो B2 मॉलिक्यूल्स है, ये B2 मॉलिक्यूल इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, इसके इंटरन्यूक्लियस का डिस्टेंस हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा, आर कोवैलेंट हो जाएगा। लेकिन ये पहले एटम का A और दूसरे एटम का B, पहले एटम का A और दूसरे एटम का B, यहाँ पे लिख लीजिए, हो जाएगा पहले एटम का A और दूसरे एटम का ये B। इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होगा, इनके बीच के जो इंटरन्यूक्लियस का डिस्टेंस का क्या होगा, हाफ होगा। इसे बोलोगे आप डी वंडरवॉल। क्या बोलोगे आप इसे, डी वंडरवॉल। और इस डी वंडरवॉल का जो डिस्टेंस होगा उसका अगर हाफ करोगे आप तो वो आ जाएगी दैट इज वंडरवॉल रेडियस। कौन सी रेडियस आ जाएगी,
वंडरवॉल रेडियस। तो समझिएगा यहाँ पे कि इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू एडजेसेंट एटम बट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल, बस बिलोंगिंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब ये दो एटम, ये जो एटम्स है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सेम भी हो सकते हैं, ये ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, या बी भी हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। लेकिन ये जो वंडरवॉल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वंडरवॉल वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो दो एटम के बीच में तो रहेगा, लेकिन वो दोनों एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल से बिलोंग करने चाहिए। कई बार ये क्या होता है, देखिए पहले क्या बन गया हमारे पास में, H और H के बीच में बॉन्ड बन गया, दैट कोवैलेंट बॉन्ड, और उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ बोलोगे आप, वो होगा कोवैलेंट रेडियस। तो मेरे पास में एक H2 मॉलिक्यूल आ गया, एक कौन सा मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल। उसी सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल क्या ले सकते हो आप, H2 ले सकते हो, N2 ले सकते हो, F2 ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप ये देखिए H2 है, ये भी H2 है, इसमें का एक हाइड्रोजन एटम, इसमें का दूसरा, इसमें का एक हाइड्रोजन एटम, वो दो हाइड्रोजन एटम के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहेगा, उसे बोलोगे आप वंडरवॉल डिस्टेंस। क्या बोलोगे उसे, वंडरवॉल डिस्टेंस। और उस वंडरवॉल डिस्टेंस का अगर हाफ कर दिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे देख लीजिए, एक दो मॉलिक्यूल एक में से अप्रोच तो करते हैं, एक में की तरफ अप्रोच तो करते हैं, उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे नजदीक आते हैं तो कई बार वो एक में को टच भी नहीं करते, वैसे ही क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब वैसे ही क्या हो जाते हैं, रैपिडली, मतलब देखिए यहाँ पे कई बार तो एक में को टच भी नहीं करते और क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, कोलाइड भी नहीं करते कभी कभी तो, और वैसे ही क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। क्यों डिस्पर्स हो जाते हैं, कई बार उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है, तो मॉलिक्यूल जस्ट कभी कभी टच करते हैं, कोलाइड होते हैं, और क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए जो दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में ही रहेगा, मतलब एटम्स रहेंगे, लेकिन दिस एटम्स इज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल। जैसा हमने बोला है कि इसमें कोवैलेंट रेडियस है, इसमें भी कोवैलेंट रेडियस है, लेकिन ये जो ए एटम है और ये बी एटम है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के, इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे बोलोगे वंडरवॉल डिस्टेंस। और इस वंडरवॉल डिस्टेंस का जो हाफ रहेगा उसे क्या बोलोगे आप, वंडरवॉल रेडियस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज हाफ ऑफ internuclear distance between the two adjacent atom and this two adjacent atom belonging to the different molecule, same molecule के मतलब belonging to the different molecule, मतलब different molecule समझ में आ रहा है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एटम कभी भी सेम मॉलिक्यूल के नहीं रहेंगे। फिर से सुनिएगा, ये दो एटम कभी भी सेम मॉलिक्यूल के नहीं रहेंगे। अगर सेम मॉलिक्यूल के दो एटम हैं तो कोवैलेंट रेडियस होगी, ये सेम मॉलिक्यूल के दो एटम है तो ये तो कोवैलेंट रेडियस होगी, लेकिन ये दो एटम, ये ए भी हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, समझ में आ रही है, लेकिन वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है दैट इज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल। और ये इंपॉर्टेंट है, इन विच स्टेट, ओनली इन विच स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन द लिक्विड स्टेट और द गैसियस स्टेट। क्योंकि अगर आप लिक्विड स्टेट में देखोगे तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये लगातार क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। गैसियस स्टेट लोगे तो भी ये लगातार डिस्टेंस क्या रहेगा, वेरी करता रहेगा। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की मोशन को क्या कर देंगे, सीज कर देंगे, जो कि कौन से स्टेट में होती है मौजूद, कौन से स्टेट में सीज होती है मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मोशन, दैट इज ओनली इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ही हम वंडरवॉल रेडियस को निकाल सकते हैं, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में हम वंडरवॉल रेडियस को डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहां पे देख लीजिएगा, जनरली जो वंडरवॉल रेडियस है वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ी होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो नियॉन है हम उसमें कोवैलेंट रेडियस नहीं देखते हैं, उसमें वंडरवॉल रेडियस देखते हैं कि वो लिथियम से भी बड़ा हो जाता है। तो जनरली यहां पे देखिए कि जो वंडरवॉल रेडियस है वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ी होती है। नियरली देखिए, नियरली जो वंडरवॉल रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस इज नियरली 2 times ऑफ द कोवैलेंट रेडियस, 2 times ऑफ द कोवैलेंट रेडियस। फिर से लिखूंगा यहाँ पे, वंडरवॉल रेडियस इज नियरली 2 times ग्रेटर देन द कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि देखिए हाइड्रोजन की अगर कोवैलेंट रेडियस की बात करेंगे हम तो 0.37 एंगस्ट्रॉम, 0.37 एंगस्ट्रॉम, सारी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ली है यहाँ पे 0.37 एंगस्ट्रॉम। और वही आप किसकी बात करोगे, हाइड्रोजन की वंडरवॉल रेडियस की बात करो, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, इनके बीच में कोवैलेंट रेडियस कितनी होगी, 0.37 एंगस्ट्रॉम। और ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन में वंडरवॉल रेडियस कितनी होगी 1.20 एंगस्ट्रॉम, मतलब नियर अबाउट 3.5 टाइम्स ज्यादा है कौन सी रेडियस आर वंडरवॉल, किससे आर कोवैलेंट से, कौन से केस में हाइड्रोजन की केस में। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की केस में, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो दैट इज कोवैलेंट रेडियस 0.66, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो 0.14, देखिए नियरली डबल है, यहाँ पे भी नियरली डबल है, यहाँ पे भी नियरली डबल है, यहाँ पे भी नियरली क्या है डबल है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वंडरवॉल रेडियस कोवैलेंट रेडियस से क्या होती है, बड़ी होती है। और हम कौन सी स्टेट में डिफाइन करते हैं, ओनली इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में हम उसे डिफाइन नहीं करते। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे मेटालिक रेडियस को हम खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोनिक रेडियस डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटा सा पॉइंट है मेटालिक रेडियस। तो देखिए मेटालिक रेडियस या आर मेटालिक, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू मेटालिक कर्नेल। अब ये मेटालिक कर्नेल होते क्या है, अब देख लीजिए मेरे पास में एक मेटल है, मैं इसे इधर सेपरेट आउट कर देता हूं। एक मेटल है, अगर इस मेटल से मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दो, क्या निकाल दू यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात शर्त थी कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना पॉजिटिव चार्ज इस मेटल पे आएगा, तो इसे बोला जाता है कर्नेल। इसे क्या बोला जाएगा, कर्नेल। बात समझिएगा, आफ्टर द इन मेटल आफ्टर द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज a species is left behind, that species which is called as the kernel, कोई भी स्पीशीज में से या मेटल में से, सुनिएगा मेटल में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालू, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसे बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो स्पीशीज जो लेफ्ट बिहाइंड होगी, दैट स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज दी मेटालिक कर्नेल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेटालिक कर्नेल क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए सोडियम की अगर बात करूं तो सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 11 281, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से। उसी तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम की अगर बात करूं तो मैग्नीशियम में 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से मैं एल्यूमिनियम दैट इज 283, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रॉन है, दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो स्पीशीज बाकी रही है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कर्नेल। क्या बोला जाता है, कर्नेल। मान लीजिए मेरे पास में एक ये मेटालिक कर्नेल है और ये क्या है, दूसरा मेटालिक कर्नेल है। चलिए मैं इसे लिख देता हूं, यहाँ पे ये हो गया मेटालिक कर्नेल। समझ में आ रहा है ना, मेटालिक कर्नेल बोल दो, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। अब वो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, उसमें के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। अब ये पहला मेटालिक कर्नेल, इसका न्यूक्लियस, दूसरा मेटालिक कर्नेल, उसका न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस का जो हाफ रहेगा इसको क्या बोलोगे आप, दैट इज DMM। क्या बोलोगे आप, DMM, दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू मेटालिक कर्नेल। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू मेटालिक कर्नेल, इसका क्या कर दो आप, हाफ कर दो, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, दैट इज RM। क्या आ जाएगा यहाँ पे, RM। इसे बोलोगे आप, दैट इज द मेटालिक रेडियस। तो आप देखिए ये मेटल के अंदर, कोई भी मेटल लो आप तो उसके अंदर मेटल एटम नहीं होते, उसमें अंदर क्या होते हैं, मेटालिक कर्नेल होते हैं। कोई भी एटम ले लो आप, कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि आयरन लो, कॉपर लो, निकेल लो, जिंक लो, इस तरीके से आप कोई भी अगर मेटल अगर लोगे आप तो उसके अंदर मेटल एटम नहीं होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और साथ ही साथ कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, या उसे कहते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। और वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये जो मेटालिक कर्नेल कैसे होते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के बीच में, जैसे कि गुलाब जामुन इन शुगर चाशनी, जैसे शुगर की जो शक्कर की जो चाशनी होती है उसके अंदर जिस तरीके से गुलाब जामुन या रसगुल्ले रखे हैं उस तरीके से होते हैं मेटालिक कर्नेल। और जो चाशनी है वो क्या रहेगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, मुंह में पानी नहीं लाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिस तरीके से चाशनी होती है उस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। बस शर्त यह है कि वो जो गुलाब जामुन जो है या रसगुल्ले जो है वो मुंह होते हैं, लेकिन मेटालिक कर्नेल कभी भी मुंह नहीं होगी। और ये मेटालिक कर्नेल का अगर हाफ क्या करना है, मुंह में पानी नहीं आ गया होगा तो ठीक है, घर पे जाके खा लेना आपने। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो मेटालिक कर्नेल्स है इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा उसे क्या बोलोगे, दैट इज द आर मेटालिक, और दैट इज द मेटालिक रेडियस। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम आयोनिक रेडियस डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद में हम आयोनिक रेडियस के बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये सारी बातें, देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, वो
जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे बेस कैसी होती है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।